हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और आशा करता हूँ आपने सभी ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया था। और उसकी उस लेक्चर की मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी दी थी, जिससे आपने अपना पिछला लेक्चर पूरा रिकॉल कर लिया होगा। यानी कि जो मैंने उस चैप्टर में बताया था उस शॉर्ट वीडियो में मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशी का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो हमारे दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। यानी कि कोशी का सिद्धांत हमारा किस किसने दिया? स्लाइडेन ने। स्लाइडेन और स्वान ने। देखो जो हमारे स्लाइडेन थे ये कब आए थे? 1839 में। और जो स्वान थे ये आए थे हमारे, सॉरी, स्लाइडेन आए थे 1838 में। और जो हमारे स्वान थे आए थे 1839 में। यानी कि पहले स्लाइडेन आए, उसके बाद हमारे स्वान आए। तो जो हमारे स्लाइडेन थे ये कौन थे? ये थे जीवी, जी और बी। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है जीवी? तो आपको जी से एक बार याद रखना है, जी से जर्मन और बी से वनस्पति शास्त्री। और यानी कि जी से जर्मन और बी से वनस्पति शास्त्री। तो हम कह सकते हैं जो हमारे स्लाइडेन थे, देखो इनके नाम से पता चला है वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधे। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे स्लाइडेन थे इन्होंने कौन सी कोशिका पर अध्ययन किया होगा? पादप कोशिका पर अध्ययन किया था, क्योंकि ये कौन थे? वनस्पति शास्त्री थे। और जो हमारे स्वान थे ये कौन थे? इनके लिए हमें भी एक वर्ड याद रखना है। इनके लिए याद रखना हमें बी और जेड। बी से ब्रिटिश, ब्रिटिश और जेड से जंतुशास्त्री। जंतुशास्त्री। यानी कि हमारे स्वान थे, इन्होंने किस कौन सी कोशिका पर अध्ययन किया होगा? इन्होंने हमारी जंतु कोशिका पर अध्ययन किया होगा। और जो हमारे स्वान थे वो कौन थे? ब्रिटिश जंतुशास्त्री थे। और जो हमारे स्लाइडन थे वो कौन थे? जर्मन वनस्पति शास्त्री थे। तो इसे नोट करें, आगे मैं बताऊंगा किसने किस कोशिका पर अध्ययन किया। अब जो हमारे स्लाइडेन थे, यानी कि जो हमारे स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जंतु को सॉरी पादप कोशिका पर अध्ययन किया था। इन्होंने पादप कोशिका पर अध्ययन किया। यानी कि जो हमारे स्लाइडेन थे इन्होंने पादप कोशिका पर अध्ययन किया और बताया कि जो हमारी पादप कोशिका होती है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, या हम कह सकते हैं ऊतक से मिलकर बनी है। और बताया कि हमारी पादप कोशिका विभिन्न प्रकार पादप कोशिका विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं कोशिकाओं यानी कि हम कह सकते हैं ऊतक भी, ऊतक से मिलकर बनी है। स्लाइडन ने बताया था कि जो हमारी पादप कोशिका है वो किससे मिलकर बनी है? बहुत सारी कोशिकाओं यानी कि ऊतक से मिलकर बनी है। क्योंकि जो हमारी एक समान बहुत सारी कोशिका मिलती है तभी तो हमारा ऊतक बनता है। तो यही बताया था स्लाइडन ने कि जो हमारी पादप कोशिका होगी वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। यानी जो हमारी पादप की कोशिका होती है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसे नोट करें, फिर मैं आपको स्वान के बारे में बताऊंगा। अब जो हमारे स्वान वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जंतु कोशिका पर अध्ययन किया और बताया कि जो हमारी जंतु की कोशिका होती है
उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। तो उसके बारे में किसने बताया, हमारे श्वान वैज्ञानिक ने बताया था, यानी कि इन्होंने इन्होंने जंतु कोशिका पर अध्ययन किया और बताया कि जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण पाया जाता है। यानी कि जो श्वान थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने किस पर अध्ययन किया, हमारी जंतु कोशिका पर अध्ययन किया और हमें बताया कि जो हमारी जंतु की कोशिका होगी नहीं, उसके बाहर एक आवरण पाया जाएगा। उस टाइम पे जो हमारे श्वान थे, उन्होंने इस कोशिका के इस आवरण को कोई नाम नहीं दिया था। इसे हम बाद में क्या कहने लगे, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य कहने लगे। यानी कि इस आवरण को हम बाद में कोशिका झिल्ली व प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली कहने लगे। यानी कि जो आवरण को हमारे श्वान ने बताया था, यानी कि जंतु कोशिका के जिस आवरण के बारे में हमें श्वान ने बताया था, उसे हम बाद में क्या कहने लगे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली कहने लगे। बट श्वान ने यह नहीं बताया बताया था कि जो हमारी जंतु की कोशिका होती है, उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। बस इन्होंने खाली इतना बताया था कि जो हमारी जंतु की कोशिका होगी नहीं, उसके बाहर एक आवरण पाया जाएगा। तो इसे नोट करें। अब जो हमारे श्वान वैज्ञानिक थे, ये कब आए थे, 1839 में, और स्लाइडिंग कब आए थे हमारे, 1838 में। यानी कि ये स्लाइडेन से एक साल बाद को आए, यानी कि एक साल बाद में आए स्लाइडेन से, 1839 में। तो जो हमारे श्वान वैज्ञानिक थे, इन्हें ज्यादा नॉलेज होगी स्लाइडेन के अनुसार, यानी कि इन्हें कोशिका के बारे में ज्यादा अध्ययन किया होगा। हमारे जो श्वान वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया होगा, कोशिका के बारे में ज्यादा अध्ययन किया होगा, बल्कि स्लाइडेन ने कम किया होगा, क्योंकि स्लाइडेन पहले आए थे और श्वान हमारे बाद को आए थे। तो इन्होंने जो जंतु कोशिका पर तो अध्ययन किया ही किया था, साथ में इन्होंने पादप कोशिका पर भी अध्ययन किया था। अब आप कहोगे भैया इन्होंने जंतु कोशिका पर तो अध्ययन किया, उसके बारे में आपने हमें बता दिया कि इन्होंने जंतु कोशिका की बाहर की झिल्ली के बारे में बताया, पर इन्होंने जो पादप कोशिका पर अध्ययन किया था, उसके बारे में क्या बताया था, यानी कि इन्होंने पादप कोशिका के बारे में क्या बताया था। तो देखो, यानी कि स्वान ने जंतु कोशिका के साथ साथ पादप कोशिका पर भी अध्ययन अध्ययन किया। यानी कि स्वान ने पादप कोशिका के साथ साथ जंतु कोशिका पर भी अध्ययन किया और बताया कि जो हमारी जंतु की जो भित्ति होती है, यानी जो हमारी जंतु कोशिका की भित्ति होती है, वो काय की बनी होती है, सेलुलोज की। उसके बारे में हमें किसने बताया था, स्वान ने ही बताया था। तो सॉरी, जो हमारी पादप की कोशिका, सॉरी, जो हमारी पादप की भित्ति होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसके बारे में किसने बताया था, हमें स्वान ने ही बताया था। यानी कि स्वान ने पादप भित्ति सेलुलोज के बारे में बताया।
यानी कि स्वान ने पादप की जो हमारी भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसके बारे में किसने बताया था हमें, स्वान ने ही बताया था। यानी कि जो हमारी पादप कोशिका की भित्ति बनी होगी सेलुलोज की, उसके बारे में हमें स्वान ने बताया। इसे नोट करें। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। अब जो हमारी आधुनिक कोशिका का सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने। तो एक बार क्या हुआ कि वैज्ञानिकों की सभा हो रही थी, वहां पर स्लाइडेन और स्वान भी थे और काफी सारे वैज्ञानिक थे, और रुडोल्फ विर्चो भी हमारे वहीं थे। तो रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडेन और स्वान से सवाल किया कि स्लाइडेन और स्वान, तुमने यानी कि कोशिका का सिद्धांत तो दे दिया, बट तुम हमें यह तो बता दो कि जो हमारी नई कोशिका बनेगी वो कहाँ से बनेगी, यानी कि नई कोशिका का की जो उत्पत्ति होगी वो कहाँ से होगी, यानी कि जो हमारी नई कोशिका बनती है उसका निर्माण कैसे होता है, कि कैसे बनती है। अब स्लाइडेन और स्वान सोचने पड़ गए, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं थी कि जो हमारी नई कोशिका है वो कहाँ से बनेगी। तो वैज्ञानिक बोलने लगे रुडोल्फ विर्चो को, भाई तुम्हें बता दो, स्लाइडर और स्वान को तो पता नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने रुडोल्फ विर्चो से कहा कि भाई तुम्हें बता दो कि जो हमारी नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे होगा। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब वैज्ञानिक सोच रहे अरे भाई ये क्या बोल दिया रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो कहने लगे कि इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी पुरानी कोशिका होगी नहीं, उससे हमारी नई कोशिका उत्पन्न होगी। यानी कि हम कह सकते हैं पुरानी कोशिका से हमारी नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि पुरानी कोशिका से हमारी नई कोशिका बनती है। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन दी, क्या लाइन थी वो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने एक लाइन दी इसको, क्या लाइन थी वो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अब इस लाइन में क्या मतलब था, इस लाइन का मतलब था कि जो हमारी पुरानी कोशिका होगी वो सॉरी जो जो हमारी नई कोशिका होगी वो हमारी पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होगी। यानी कि इस लाइन का मतलब था नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होती है। यानी कि जो हमारी नई कोशिका होगी वो पुरानी कोशिका से ही बनेगी। अब वैज्ञानिक कहने लगे यानी कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारी बात की जो हमारी नई कोशिका होगी वो पुरानी कोशिका से बनी हुई होगी। तो लोग मिलकर ने कहा देखो ये क्या हमारी कोशिका है। वैज्ञानिक बोलने लगे हाँ ये हमारी कोशिका है। अब ये क्या करेगी, ये करेगी वृद्धि। वैज्ञानिक बोलने लगे हाँ भाई बात तो सही है, ये वृद्धि करेगी। और फिर उसके बाद क्या करेगी, वैज्ञानिक बोलने लगा फिर ये दो बराबर भागों में टूट जाएगी। यानी कि जो ये कोशिका है ये दो बराबर भागों में टूट जाएगी। तो जो हमारे लोग मिलकर ने कहा ये कैसी कोशिका थी, हमारी पुरानी कोशिका। पुरानी कोशिका ने फिर क्या करी, हमारी वृद्धि करी। वृद्धि करके दो बराबर भागों में टूट गई। यानी कि एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी हमारी, दो कोशिका बनी। तो लोग मिलकर बोले देखो कि जो हमारी पुरानी कोशिका थी अब उस कोशिका से ही हमारी दो कोशिका बनी। यानी कि हमारी पुरानी कोशिका से ही तो दो कोशिका बनी, यानी कि जो हमारी पुरानी कोशिका होगी उससे ही हमारी नई कोशिका उत्पन्न होगी। अब ये कौन सी कोशिका, हमारी पुरानी कोशिका। पुरानी कोशिका। अब ये कौन सी कोशिका है, नई कोशिका। नई कोशिका। यानी कि देखो ये हमारी पुरानी कोशिका है, पुरानी कोशिका से हमारी नई कोशिका बन गई। तो फिर वैज्ञानिक लोग वृक्षों की इस बात से सहमत हुए कि जो उन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर लाइन दी उसका मतलब था कि नई कोशिका से पुरानी कोशिका का सिद्धांत, सॉरी पुरानी कोशिका का निर्माण होगा। यानी कि नई कोशिका से हमारी पुरानी कोशिका उत्पन्न होगी। तो इसे नोट कर लें। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे बता दें कमेंट में, मैं अगले लेक्चर में तो समझा दूंगा। अभी इसे नोट करें। तो जो हमारी नई कोशिका का सिद्धांत था, यानी कि जो हमारी आधुनिक कोशिका का सिद्धांत था, ये किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। इस सिद्धांत के अनुसार रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो हमारी नई कोशिका होगी वो किससे बनेगी, पुरानी कोशिका से बनेगी। और ये भी बताया कि जो हमारे जीव होते हैं या तो वो कोशिका से मिलकर बने होंगे या फिर कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होंगे। यानी कि जो हमारे सभी जीव है या तो वो कोशिका से बने होंगे या फिर कोशिका के उत्पाद से बने होंगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव
सभी जीव कोशिका व उसके उत्पाद से बनते हैं। यानी कि जो हमारे जो सभी जीव है वो किससे बनेंगे, या तो कोशिका से बनेंगे या फिर उसके उत्पाद से बनेंगे। और एक लाइन और थी इस सिद्धांत के अनुसार कि नई कोशिका का निर्माण जो होगा किससे होगा, पुरानी कोशिका से होगा। सभी नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से ही उत्पन्न होती है। यानी कि जो हमारी नई कोशिका होगी वो पुरानी कोशिका से उत्पन्न होगी। ये कौन सा सिद्धांत था, हमारी आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, या कह सकते हैं हम नई कोशिका का सिद्धांत। इसे नोट करें। अब आप देखो, जो ये हमारी कोशिका है, ये क्या है हमारी कोशिका, ये क्या है हमारी कोशिका। और जब ये कोशिका है तो इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक भी होगा। तो ये क्या हमारा केंद्रक, और ये क्या हमारी कोशिका, तो ये क्या हमारा केंद्रक, ये क्या केंद्रक, और ये क्या हमारी कोशिका या कोशिका झिल्ली। कोशिका या फिर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और देखो, जो हमारा ये केंद्रक है इसके अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। यानी कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्र के सीधी सी बात है, जब हमारा केंद्रक है तो केंद्रक द्रव्य होगा। और जो ये हमारी कोशिका है, ये क्या है हमारी कोशिका, तो इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका द्रव्य। अब तुम मुझे बताओ कि जब हम केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा। यानी कि मान लो ये केंद्रक द्रव्य है और ये कोशिका द्रव्य, अगर हम इन्हें साथ में मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जीव द्रव्य। यानी कि अगर हम दोनों इन दोनों को मिला दें आपस में, केंद्रीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य को आपस में मिला दें, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा जीव द्रव्य। यानी कि केंद्रीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाने पर क्या बनता है, हमारा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब देखो, अगर मैं इस जीव द्रव्य में से कोशिका द्रव्य को निकाल दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य है। और अगर मैं जीव द्रव्य में से केंद्रक द्रव्य को निकाल दूं तो हमारा क्या बचेगा, कोशिका द्रव्य है। यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाने पर बनता है हमारा जीव द्रव्य। और कोशिका द्रव्य, ओ सॉरी, जीव द्रव्य में से अगर हम कोशिका द्रव्य को निकाल दें तो हमारा बनेगा केंद्रक द्रव्य, बचेगा हमारा केंद्रक द्रव्य। और अगर हम जीव द्रव्य में से केंद्रक द्रव्य को निकाल दें तो हमारा बचेगा कोशिका द्रव्य। नोट करें इसे, बस इतनी सी बात थी। अब तुम सोचो, जो हमारा बहुकोश के जीव है वो किससे मिलकर बना है, वो अंग तंत्रों से मिलकर बना है। और जो हमारे अंग तंत्र है वो किससे मिलकर बने, ऊतक से मिलकर, सॉरी, अंग से मिलकर बने हैं। और जो हमारे अंग है वो किससे मिलकर बने, वो हमारे ऊतक से मिलकर बने हैं। और जो हमारे ऊतक है वो किससे मिलकर बने, कोशिका से मिलकर बने। यानी कि जो हमारा बहुकोश के जीव होता है वो एक कोशिका से बहुकोश के जीव तक कैसे पहुंचता है, यानी कि एक कोशिका से बहुकोश के जीव हमारा कैसे बन जाता है, उसे समझे हम। पहले हमारी क्या बनती है, कोशिका। ये मैंने आपको जूलॉजी में भी अच्छे से समझाया था। ये क्या बनती है हमारी कोशिका। सबसे पहले हमारी क्या बनेगी, कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनेगा हमारा, ऊतक। यानी जब हमारी समान प्रकार की कोशिका एक जगह मिल जाएंगी तो क्या बनेगा हमारा, ऊतक। फिर जब हमारे ऊतक एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित हो जाएंगे या विशिष्ट अनुपात में एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा अंग। और जब हमारे अंग रासायनिक क्रिया करके या भौतिक क्रिया कर लेंगे
फिर क्या बनेगा हमारा अंगतंत्र। अंगतंत्र। और रंग तंत्र के बाद क्या बनेगा, यानी जब हमारे खूब सारे तंत्र एक जगह मिल जाएंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा बहुकोष्ठीय जीव। अंग तंत्र के बाद बनेगा हमारा बहुकोष्ठीय जीव। बहुकोष्ठीय जीव। अब देखो जो जो हमारी कोशिकाएं हैं वो एक समान कोशिका एक जगह व्यवस्थित होंगी तो हमारा क्या बनेगा ऊतक, यानी कि जब हमारी समान प्रकार की कोशिकाएं एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगी तो हमारे क्या बनेगा ऊतक बनेगा। और जो हमारे जो ऊतक होंगे वो एक विशिष्ट पैटर्न में या विशिष्ट अनुपात में एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे, उसके बाद क्या बनेगा हमारा अंग बनेगा। जब हमारे ऊतक एक विशिष्ट पैटर्न में एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे तो हमारा अंग बनेगा। और जब हमारे अंग रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया कर लेंगे उसके बाद क्या बनेगा हमारा अंग तंत्र बनेगा। और अंग तंत्र के बाद हमारा जब अंग तंत्र सभी एक जगह मिल जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा बहुकोष्ठीय जीव बनेगा। नोट करें इसे। तो देखो हमने पहले लेक्चर में तो पता कर लिया था कि जो हमारे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और हम अब पढ़ेंगे स्वयंपोषी और परपोषी के बारे में, यानी कि जो हमारे स्वयंपोषी होते हैं वो क्या होते हैं और जो हमारे परपोषी होते हैं वो क्या होते हैं। स्वयंपोषी यानी कि जो हमारे स्वयंपोषी होंगे वो क्या होंगे, आपको देखो नाम से पता चल रहा होगा, यानी कि स्वयं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, यानी कि स्वयं भोजन का निर्माण। स्वयं भोजन का निर्माण, यानी कि वे जीव जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हो। अब स्वयं निर्माण कौन कर सकते हैं, ये भी हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर एक प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश प्रकाश संश्लेषी और नंबर दो रासायनिक संश्लेषी। यानी कि प्रकाश संश्लेषी और रासायनिक संश्लेषी। अब जो हमारे प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो क्या होते हैं, और जो हमारे रासायनिक संश्लेषी होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो हमारे प्रकाश संश्लेषी होते हैं वो क्या होते हैं हमारे हरे पादप, यानी कि वे पादप जो हरे होंगे, हरे पादप। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन निर्माण करेंगे, यानी जो अपने प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाएंगे वो कौन से होंगे हमारे हरे पादप। और जो रासायनिक संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो क्या होंगे हमारे सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु, यानी कि जो रासायनिक संश्लेषण करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं हमारे सल्फर जीवाणु। और जो प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं हमारे हरे पादप, यानी कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और सल्फर जीवाणु हमारे रासायनिक संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसे नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा परपोषी के बारे में। जो हमारे परपोषी होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो परपोषी हैं वो क्या होते हैं। आपको देखो इसके भी नाम से पता चल रहा होगा परपोषी, यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, यानी कि वे जीव जो अपने भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरों के दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी भोजन के लिए निर्भर। भोजन के लिए निर्भर, यानी कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे परपोषी। क्योंकि क्योंकि ये क्या करते हैं अपना भोजन जो दूसरों से प्राप्त करते हैं, यानी कि दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जो हमारे परपोषी होते हैं वो हमारे चार प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे परजीवी, एक होते हैं मृतजीवी, और एक होते हैं हमारे सर्वारिक, एक होते हैं हमारे सहजीवी। यानी कि हमारे क्या प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं हमारे परजीवी, और एक होते हैं हमारे मृतजीवी, एक होते हैं हमारे सर्वहारी, और एक होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे सहजीवी। यानी कि परजीवी, मृतजीवी, सर्वहारी और सहजीवी। अब जो हमारे परजीवी होते हैं ये क्या करते हैं, जीवित से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और जो हमारे मृतजीवी होंगे वो अपना भोजन किससे निर्माण करेंगे, यानी कि किससे प्राप्त करेंगे, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और जो हमारे सर्वहारी होंगे ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, ये अपना भोजन सबसे प्राप्त करेंगे, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत हो। और जो हमारे सहजीवी है ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, ये अपना भोजन एक दूसरे से प्राप्त करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लेन देन। यानी कि जो हमारे परजीवी है ये जीवित से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और जो हमारे मृत जीवी है ये मृत से भोजन प्राप्त करेंगे, मृत से प्राप्त, जीवित से, और ये मृत से, और ये सर्वहारी यानी कि मृत जीवित से भी और मृत से भी। जीवित में मृत से। और जो हमारे सहजीवी है ये क्या होते हैं हमारे, ये होता है हमारा लेन देन। यानी कि जैसे मान लो कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और हम किराए पे रहते हैं, तो मकान मालिक हमें क्या देता है, रहने के लिए जगह, और हम मकान मालिक को क्या देते हैं, पैसे। यानी कि हम एक दूसरे का लेन देन करते हैं, क्योंकि उससे हमें फायदा और मकान मालिक को भी फायदा। हमें फायदा है कि हमें रहने के लिए घर मिल रहा है और मकान मालिक को उसका पैसा मिल रहा है, यानी कि लेन देन, लेन देन। अब देखो वो कौन होते हैं जो अपना जीभ से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे तुम हो, तुम्हारे ऊपर कोई क्या जाए, जीवाणु आ जाए, तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा, हमसे प्राप्त करेगा, क्योंकि वो अब क्या है, हमारे ऊपर है। यानी कि वो जीवाणु अब किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। और हम कैसे जीव है, हम एक जीवित जीव है, तो वो अपना भोजन जीवित से प्राप्त कर रहा है, यानी कि जीवाणु अपना भोजन जीवित से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, जीवाणु। और देखो कई लोगों के सिर में क्या हो जाती है, जुएं हो जाती है, वो क्या करती है, हमारे खून को पीती है, यानी कि हमारा खून पीती है, चूसती है हमारे खून को। तो हम क्या है, जीवित। और जो हमारे सिर में से जुएं हो जाती है वो भी कैसी होती है, जीवित। वो अपना भोजन किससे प्राप्त कर रही है, हमसे प्राप्त कर रही है, यानी कि वो भी अपना भोजन जीवित से प्राप्त करती है। तो हमें एग्जाम्पल में उन्हें भी लिख सकते हैं, बाकी तो अभी जीवाणु है, बस इसको याद रखना। और जो हमारे मृत से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, यानी कि जो अपना भोजन मृत से प्राप्त करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कवक। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर के आसपास कुछ मर जाए, मान लो कि कोई कुत्ता मर गया आपके घर के आसपास और आप उसे दाब के नहीं आए, यानी कि जमीन में आपने गड्ढा खोद के उसको नहीं दाबा, आपने इधर उधर ऐसे फेंक दिया, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि उसे नेचर बिल्कुल अच्छे से खत्म कर चुका है, क्योंकि उसको कवक और फंगस दोनों लग जाते हैं, यानी कि नेचर उसे खत्म कर देता है बिल्कुल। जैसे कवक ये अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, मृत से प्राप्त करेंगे। और जो हमारे जीवित और मृत दोनों से प्राप्त करेंगे वो कौन होंगे, मनुष्य। आप बोले भैया हम तो नहीं करते, हम तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ही तो मतलब कुछ मनुष्य सर्वहारी होते हैं वो सब रेलते हैं, वो अपना भोजन मृत से प्राप्त करते हैं और जीव से प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य, मनुष्य। लेन देन, अब जो लेन देन करते हैं वो क्या होते हैं हमारे, लाइकेन। तो लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल से। तो कवक क्या देता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, और शैवाल क्या देता है, उसे भोजन देता है। यानी कि कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देगा और शैवाल भोजन देगा कवक को। लाइकेन, यानी कि जो हमारे लाइकेन है वो लेन देन है। यानी कि जैसे मानो कि हमारे लाइकेन नहीं है,
ये क्या हमारे लाइकेन। अब लाइकेन किससे मिलकर बना है, यानी जो हमारा लाइकेन है वो किससे मिलकर बना है, कवक प्लस शैवाल से। कवक प्लस शैवाल। अब देखो जो हमारा ये कवक होगा वो क्या देगा, शैवाल को रहने के लिए जगह देगा, और जो शैवाल है वो कवक को भोजन देगा, यानी कि कवक रहने के लिए जगह देगा। और जो हमारा शैवाल है ये भोजन देगा। यानी कि जो हमारा शैवाल है वो कहता है कवक से, भाई मैं तेरे ऊपर रह जाऊं, कवक बोलता है रह तो जा, बट तुम ये क्या देगा, तू मुझे भोजन बना के देगा, तू मेरे ऊपर रह ले, यानी कि तुम मेरे ऊपर रह ले और मुझे भोजन बना के दे दे। मैं तुझे रहने के लिए जगह दे रहा हूँ और तुम मुझे भोजन दे दे, यानी कि एक दूसरे का क्या करते हैं, लेन देन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी टॉपिक किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं अगले लेक्चर में उसे अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपको जो मैं इस लेक्चर में पढ़ाता हूँ, जितने भी टॉपिक पढ़ा देता हूँ, उन सबकी एनसीईआरटी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दे देता हूँ। और उस एनसीईआरटी से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यानिक चैनल पर।